हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के जो उपकल्पना से संबंधित जो अध्याय हमने शुरू किया था, उसमें से उपकल्पना की विशेषताओं के संदर्भ में एक उपयोगी उपकल्पना क्या होती है, किसे उपकल्पना कहते हैं, इसका क्या सामाजिक रिसर्च में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने चर्चा की थी। आज हम उपकल्पना के प्रकार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उपकल्पनाएं कितने प्रकार की हैं, जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के दौरान प्रयोग किया जाता है। तो वैसे तो मुख्यतः उपकल्पनाएं जो है 3 प्रकार की गुड्डे हार्ट ने बताई है, जिसमें इन्होंने पहली जो उपकल्पना बताई वो बताई है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। अर्थात इस प्रकार की उपकल्पनाओं के अंतर्गत उन उपकल्पनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत मानव के सामान्य ज्ञान, उनके तर्क, वाक्य या दैनिक जीवन के अनुभव या मान्यताओं या लोकोक्तियों या मुहावरों या वक्तव्यों या विश्वासों पर आधारित हो। उदाहरण के रूप में जैसे कि पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई, स्त्रियों में मालिन, ये चतुर होती है। तो इस तरह की लोकोक्तियों, कहावतों या गंजा व्यक्ति धनवान माना जाता है, इस तरह की जो विचारधाराएं, कहावतें इस समाज में प्रचलित हैं, इनको आधार मान करके जो उपकल्पनाएं तैयार की जाती है उनको हम अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित उपकल्पनाएं कह सकते हैं। दूसरी प्रकार की जो उपकल्पनाएं हैं जिसका प्रयोग सामान्यतः अनुसंधान करता है या बनाता है, वह है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। अर्थात इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्व आधार मान करके अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक जो समूह तथा परिस्थितिकी दशाओं से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए जैसे बर्गेस ने अपनी प्राकल्पना थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से दुर्खिम ने भी अपनी कुछ उपकल्पनाएं, जैसे आत्महत्या के संबंध में उसने कुछ रिलेशंस वाली संबंधितात्मक प्राकल्पनाएं विकसित की थी। जैसे गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक होती है या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। तो इस तरह से जो संबंधात्मक आधार पर जो परिकल्पनाएं होती है उनको हम रिलेशनल हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। इस तरह की उपकल्पनाएं ये दूसरे प्रकार की उपकल्पनाएं होती है जो एक दूसरे से संबंधात्मक या समानताओं के आधार पर, तर्क के सामान्य कहावतों, विचारधाराओं के आधार पर निर्मित होती है। तीसरी प्रकार की जो उपकल्पनाएं हैं वह है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, यानी कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधों से रिलेटेड होती है। अर्थात कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से एक कारक ही प्रमुख होता है, बाकी जो कारक होते हैं उनके सहयोगी कारक होते हैं। उदाहरण के लिए बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांतकार है वो मानसिक विकृति और दुर्बलता को या वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। तो इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का जो कारण है वो प्राकल्पना जो है वो कारणात्मक प्राकल्पना पर आधारित होती है। इसमें एक कारक के परिवर्तन से अन्य कारक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आधार पर जो विश्लेषण करके जो उपकल्पनाएं निर्मित की जाती है वो इसके अंतर्गत होती है। इसके अलावा भी कुछ उपकल्पनाएं और हैं जिनका भी समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अनुसंधान के दौरान काम में या प्रयोग में लाया है, जिसमें सकारात्मक कथनों से
संबंधित प्राकल्पनाएं। कुछ प्राकल्पनाएं का से संबंध है वो सकारात्मक कथनों से होते हैं, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं या गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। तो इस तरह के सकारात्मक कथनों से रिलेटेड वाली कल्पनाएं होती है। कुछ नकारात्मक कथनों से भी होती है, जिसमें इस प्रकार की कल्पनाओं में कथनों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती हैं या गरीबों की अपेक्षा धनवान व्यक्ति अधिक अपराध नहीं करते। ये नेगेटिव जो अप्रोच वाले स्टेटमेंट हैं उनसे रिलेटेड हो गई। तीसरी है शून्य कथनों से संबंधित, यानी कि इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संबंधों को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं या धनवान एवं गरीब की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं। तो इस तरह के कथनों से रिलेटेड जो प्राकल्पनाएं होती है उनको कहते हैं हम शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं। और एक और प्रकार चौथा जो जिसके अंतर्गत कहा गया है वर्किंग हाइपोथेसिस, अर्थात काम चलाऊ प्राकल्पनाएं। पीवी यंग ने ऐसे पहने अनुमान और अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं उनको काम चलाऊ प्राकल्पना कहते हैं। अर्थात काम चलाऊ प्राकल्पना जो है किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। जो जो अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन और संशोधन करता जाता है। यह भी हो सकता है कि प्रारंभिक में विचार को पूरी तरह त्याग करके उसके स्थान पर नई जो कल्पना वो बना ले, क्योंकि यह विचार एक अस्थायी है, कार्यवाहक है, काम चलाऊ। तो इसलिए काम चलाऊ इसको प्राकल्पना कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उपकल्पनाएं जो समाजशास्त्र के अंतर्गत बताई गई है तीन मुख्य प्रकार की हुई: अनुभव समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। उसके अलावा चार अन्य थी: सकारात्मक कथनों से रिलेटेड, नकारात्मक कथनों से रिलेटेड और शून्य कथनों से रिलेटेड और काम चलाऊ प्राकल्पना। तो इस प्रकार से कुल ये 7 प्राकल्पनाएं जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत देखी जा सकती है। अब आती है प्राकल्पनाओं के स्रोत, अर्थात वो कौन से स्रोत हैं जिसके माध्यम से प्राकल्पनाएं बनाई जाती है, जिसको आधार मान के हम उपकल्पना निर्मित की जाती है। तो इसके संदर्भ में हम कुछ प्रमुख प्राकल्पनाएं जो गुड्डे हार्ट ने बताई उस पर चर्चा करें। उसमें उन्होंने बताई सबसे पहले जनरल कल्चर, अर्थात सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है, उसके सदस्यों के रहन सहन, खान पान, वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संस्थाओं तथा आचरणों में एक रूपता पाई जाती है, जैसे उनकी एक संस्कृति का निर्माण करती है। तो ये सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पनाओं के विकास में सहायक होती है। तो इस प्रकार से सामान्य संस्कृति है वो प्राकल्पना का प्रमुख स्रोत होती है। फिर भी सामान्य संस्कृति के 3 पक्ष देखे जा सकते हैं, जिसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। ये तीनों ही बातें उस सामान्य संस्कृति के दौरान पाई जाती है। दूसरी है साइंटिफिक थ्योरीज, अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी हम प्राकल्पना के स्रोत के रूप में मान्यता देते हैं। 1 मिनट। सामाजिक परिवर्तन यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही अन्य सामान्यकरण करते हैं और यह सामान्यकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो स्रोत है वह है सादृश्यताएं। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि सामाजिक सहयोग की कल्पना जीवों के शरीर रचना से ग्रहण की है, तो वे समाज को भी शरीर की भांति मानते थे। तो इस प्रकार सादृश्यताओं के आधार पर भी हम उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, उसको भी एक स्रोत के रूप में काम में ले सकते हैं।
चौथा जो स्रोत बताया वह है पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि व्यक्तिगत अनुभव। तो एक्सपीरियंस के आधार पर भी कई प्राकल्पनाएँ जो निर्मित होती है, जो व्यक्ति को अपने जीवन में रह कर के कुछ अनुभव के आधार पर, जैसे कि न्यूटन ने अपने जो अनुभव के आधार पर ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो प्राकल्पना निर्मित की थी, वो उसके अपने व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम थी। इसी प्रकार पांचवी है अंतःप्रज्ञा। तो अंतःप्रज्ञा भी प्राकल्पनाओं का एक स्रोत माना गया है। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारा निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। तो कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है, तो ये क्या है? ये उसकी अंतःप्रज्ञा, तो जिसके आधार पर वो प्राकल्पनाएं को निर्मित कर पाता है। और अंतिम है अनुसंधान एवं साहित्य, रिसर्च एवं लिटरेचर। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य को भी आधार मान के उपकल्पना का निर्माण करते हैं। तो लुंडबर्ग की मान्यता है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र आदि को आधार मान करके अनुसंधान के अंतर्गत उपकल्पना का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से 6 जो स्रोत हैं वो सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के निर्माण में काम में ली जाती है। धन्यवाद।